रोज की तरह सर्द हवाएं चल रही थी। सुमन अपनी बेटी कुसुम के साथ जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर घर वापस आ रही थी कि गांव के पास आते ही उसकी नजर हमेशा सूखे पड़े रहने वाले गुड़हल के पेड़ पर पड़ी, जिस पर आज फूल खिले थे और पत्तियों से पूरा पेड़ सजा हुआ था। जब से वो सरजू के साथ ब्याह कर इस गांव में आई थी, तब से उसने इस पेड़ को सूखा ही देखा था। पर अचानक से ये कैसे? वो ये खड़ी सोच ही रही थी कि कुसुम ने कहा, माँ चलो ना, ये लकड़ियां बहुत भारी है और आपको याद है ना, आज मुझे आलू पूड़ी खानी है। जिस पर सुमन कहती है, हाँ बेटे याद है, आपका आज जन्मदिन है और आपको अपनी पसंदीदा आलू पूड़ी खानी है। चलो मैं घर जाकर बनाती हूं। कुसुम का आज जन्मदिन था और वो 12 साल की हो चुकी थी। वो दोनों घर पहुंचे जहां सरजू खाट पर लेटा था और उसके बगल राजू अपने स्कूल का काम कर रहा था। राजू कुसुम से 4 साल बड़ा था। लकड़ियां रखते ही सुमन ने सरजू से कहा, आपने वो गुड़हल का पेड़ देखा? वो जो गांव के बाहर है और हमेशा सूखा रहता है। आज उस पर फूल लगे हैं और पत्तियों से पूरा पेड़ हरा भरा हो गया है। अच्छा। सुमन की बात को नजरअंदाज करते हुए सरजू दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात होती है। जहां पूरा गांव अंधेरे में गुप्त हो चुका था, वहीं आज वो गुड़हल का पेड़ हल्का हल्का चमक रहा था। एक अजीब सी रोशनी आ रही थी उससे। सरजू सो रहा था कि उसे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें वो गुड़हल के पेड़ के पास कोई औरत खड़ी देख रहा था, जो बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं आ चुकी हूं और मैं सबको मार दूंगी। कि एक झटके से किसी ने सरजू का पैर पकड़ा। सरजू डर के उठा। वो तेजी से हाँफ रहा था। उसके पैरों के पास कोई खड़ा था। वो चिल्लाया, कौन है यहां? जिसे सुन सुमन भी उठ गई। उसने जल्दी से लालटेन जलाई तो सरजू के पैर के पास कुसुम खड़ी थी, बिल्कुल चुप। वो बस सरजू को देख रही थी। क्या हुआ कुसुम बेटा? सरजू ने पूछा, जिस पर वो कहती है, भैया को कुछ हो गया है। सब भागकर राजू के पास गए, जहां वो कमरे के एक कोने में बिल्कुल चुप बैठा था, जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। क्या हुआ राजू? सुमन ने पूछा, जिस पर उसने अपनी नजर ऊपर की। उसकी आंखों में डर था, माथे से पसीना बह रहा था और होंठ कांप रहे थे। सुमन ने जल्दी से उसके पास जाकर उसके माथे को छुआ। कहीं से बुखार तो नहीं, पर वो बिल्कुल ठीक था। सरजू ने कहा, क्या हुआ राजू, ऐसे डरा हुआ क्यों है? राजू ने डरते हुए अपना हाथ ऊपर किया और कुसुम की ओर इशारा करने लगा। कुसुम खड़ी बस राजू को घूर रही थी। आखिर हुआ क्या? सुमन ने फिर पूछा, पर राजू कुछ बोल नहीं रहा था। वो बस कुसुम की ओर इशारा कर रहा था कि तभी वो हिलने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर हो गई और वो अजीब तरह से हंसने लगा। सुमन और सरजू डर गए। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, राजू बोला, मैं आ गई हूं और मैं सबको मार दूंगी। ये सुनकर सब बेहद डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजू इतना बोलते ही बेहोश हो गया। सरजू और सुमन बहुत चिंतित हो गए। सरजू के दिमाग में राजू के द्वारा कही बात घूम रही थी। उसे वो सपने की बात याद आई। उसने ये बात अपने सपने में सुनी थी। उसे कुछ न कुछ गड़बड़ लगी। उसने सारी बात सुमन को बताई। सुमन भी चिंतित हुई और उसने कहा कि पक्का ये सब उस गुड़हल के पेड़ की वजह से हुआ है। बताओ,
अचानक ही एक पेड़ रातों रात हरा भरा कैसे हो सकता है? उसमें जरूर कोई मायावी शक्ति है। पर आखिर क्या, ये समझ पाना उनके लिए मुश्किल था। गांव में ही एक कोमड़ बाबा रहते थे। उन्होंने सोचा सुबह उनसे बात करेंगे और सलाह लेंगे, पर अभी क्या करें? तो सरजू ने राजू को बिस्तर पर लेटा दिया और कमरा बंद कर दिया। कुसुम को उन्होंने अपने साथ सुलाया, पर पूरी रात कुसुम सोई नहीं। वो बस कमरे के एक कोने की ओर देख रही थी, जैसे वहां कुछ है, कुछ ऐसा जिसे बस कुसुम देख पा रही थी। अगले दिन की सुबह हुई। राजू अभी भी बेहोश ही था। उन्होंने पानी मारकर उसे उठाया। वो अब बिल्कुल ठीक था। पर यह बात गांव में किसी आग की तरह फैल चुकी थी। कोमड़ बाबा आए। गांव के भी सारे लोग सरजू के घर को घेरे खड़े थे। सरजू और सुमन ने कोमड़ बाबा को सारी बात बताई, जिस पर उन्होंने राजू को एक ताबीज पहना दिया और कहा अब इसे कुछ नहीं होगा। फिर वो उस गुड़हल के पेड़ के पास गए। बाकी सारे लोग भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। सब ये देखकर हैरान थे कि ये गुड़हल का पेड़ अचानक हरा भरा कैसे हो गया। तब गांव के सबसे बुजुर्ग नाथू चाचा आगे आए और उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब ये पेड़ ऐसे हरा भरा हुआ है। सब उन्हें सुनने लगे। नाथू चाचा सरजू के पास गए और उन्होंने उसे बताया कि जब जब तुम्हारी बहनें 12 साल की होती तब तब ये गुड़हल का पेड़ ऐसे ही खिल जाता। अभी नाथू चाचा इतना बोले ही थे कि सरजू ने हैरान होते हुए कहा, चाचा मेरी तो कोई बहन है नहीं। है नहीं, थी, और एक नहीं 3। पर जैसे ही वो 12 साल की होती गई कि उनकी रहस्यमयी तरह से मौत हो गई और आखिर में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान नहीं हो। यह सुन सरजू हैरान हो गया। उसके माता पिता ने उससे ये बात छुपाई थी, पर शायद उसकी उम्र नहीं थी ये सब समझने की, क्योंकि जब वो 10 साल का था तब उसके माता पिता की मौत हो गई थी और उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। कोमड़ बाबा सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हो सकता है तुम्हारे परिवार पर कोई श्राप हो जिसका संबंध इस गुड़हल के पेड़ से है। सब गुड़हल के पेड़ की ओर देखने लगे। कुसुम भी कल ही 12 साल की हुई है और कल ही ये पेड़ ऐसे हरा भरा हुआ। मतलब कुसुम। इतना बोल सुमन रोने लगी। उसने कुसुम को अपने सीने से लगाया। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं, सरजू ने कहा। गांव के किसी शख्स ने कहा, लाओ मैं अभी इस पेड़ को काट देता हूं, ना ही ये पेड़ रहेगा और ना ही कुसुम को कुछ होगा। जिस पर बाबा कोमड़ कहते हैं, नहीं, सिर्फ पेड़ काटने से कुछ नहीं होगा। श्राप की जड़ ये पेड़ नहीं बल्कि कुछ और है। तो क्या करे बाबा? सरजू ने पूछा। जिस पर बाबा पेड़ की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं, पर उससे पहले मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा और यह जानना होगा कि यह श्राप तुम्हारे परिवार पर आया कैसे। सबको यह शक था कि जो भी ताकत इस पेड़ में है वो अब राजू को अपने वश में कर चुकी है और वो कुसुम को नुकसान पहुंचा सकती है। पर बाबा ने उसे ताबीज पहना दिया था जिससे उसके अंदर वो ताकत नहीं आ सकती थी। बाबा उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आप चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने अपना तप शुरू किया और ये जानने में जुट गए कि ये सब शुरू कहां से हुआ। राजू अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, पर तब भी सरजू और सुमन उस पर खास नजर बनाए हुए थे। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था उनका डर से बुरा हाल होता जा रहा था
शाम के करीबन 6 बजे बाबा गुड़हल के पेड़ के पास गए। वहां अपनी आंखें बंद किए बैठ गए और कुछ बदबदाने लगे। उन्होंने सबको यह हिदायत दी कि इस पूरे समय के दौरान उनके आसपास कोई ना आए। सरजू, सुमन, कुसुम और राजू एक साथ एक ही कमरे में थे। अजीब अजीब से ख्याल उनके मन में आ रहे थे कि अंधेरा हो गया। लालटेन जलाई गई और घर की खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए गए। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। रात कैसे निकलेगी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। गुड़हल के पास बैठे बाबा ने एकदम से अपनी आंखें खोली। सामने गुड़हल का वो पेड़ चमक रहा था। वो खड़े हुए और उस पेड़ की ओर देखने लगे, जैसे मानो उन्हें उस पेड़ की सारी कहानी समझ आ चुकी थी। वो जैसे ही कुछ करते कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी, पर आसपास कोई नहीं था। वो तेजी से सरजू के घर की ओर भागे। उन्होंने सरजू के घर का दरवाजा खटखटाया, पर सरजू को लगा ये वही काली ताकत है जो उस गुड़हल में रहती है और वो कुसुम को मारने आई है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। बाबा दरवाजा खटखटाते रहे कि उन्हें ऐसा लगा गुड़हल के पेड़ के पास कोई खड़ा है जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। यह एहसास इतना डरावना था कि उन्होंने सब छोड़ा और वो भागकर अपनी कुटिया में चले गए। आधी रात हुई। कुसुम सो गई थी, पर वहीं राजू, सरजू और सुमन जाग रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। डर से उनका बुरा हाल हुआ पड़ा था। गुड़हल के पेड़ की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी और कुछ कदम छन छन की आवाज करते हुए उससे दूर जा रहे थे। पायल की यह आवाज सरजू के घर की ओर बढ़ रही थी। ये आवाज सरजू, सुमन और राजू साफ साफ सुन पा रहे थे। वो आवाज सरजू के घर के दरवाजे के पास आकर रुकी और जैसे ही वो आवाज रुकी कि राजू के गले में बंधे ताबीज से धुआं निकलने लगा और उसे तेज जलन होने लगी, तो उसने ताबीज उतारी और जमीन पर फेंक दी। जमीन पर गिरते ही वो भर भरा कर जलने लगी, जिससे वो सब डर गए। देखते ही देखते वो ताबीज राख में बदल गई। ताबीज के जलते ही बड़ी डरावनी हंसी चारों तरफ गूंजी। और एक साथ घर के दरवाजे और खिड़कियों पर खटखटाने की आवाजें होने लगी। सब डरे हुए थे कि सरजू ने रोते हुए राजू के हाथ पैर बांध दिए और कहा, हम कुसुम को कुछ होने नहीं दे सकते, इसलिए मैं ये कर रहा हूं बेटे, मुझे माफ करना। कि तभी एक तेज धारदार चाकू सरजू के सीने से आर पार हुआ। सरजू ने अपने दाएं देखा। सुमन आंखों में आंसू लिए हैरानी से खड़ी थी। सामने राजू था। तो ये चाकू किसने? कि तभी उसके कानों में धीरे से कोई बोला, मैं आ गई हूं और मैं सबको मार दूंगी। ये आवाज कुसुम की थी। सरजू पलटा तो पीछे कुसुम खड़ी थी, हाथ में चाकू लिए, और फिर पूरे गांव में दर्द भरी चीखों की आवाजें गूंजती रही। खून की धार सरजू के घर के चौखट से होते हुए गुड़हल के पेड़ की ओर जा रही थी, और वो पेड़ अब सूख चुका था, जैसे उसने अपनी सारी प्यास पूरी कर ली थी। बाबा रात भर कागज पर उस पेड़ की कहानी लिखते रहे। उन्हें डर था कि कहीं वो शक्ति उन्हें कुछ न करते और ये राज छुपा का छुपा रह जाए।
उन्होंने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी वो जाकर सरजू को सब बात बता देंगे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। सरजू, सुमन और राजू की बहुत ही बेरहम तरह से हत्या कर दी गई थी और कुसुम गायब थी। यहां क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था। सबको लग रहा था कि वो काली ताकत कुसुम को मारना चाहती है, पर यहां बाकी सब मर गए और कुसुम का कोई अता पता नहीं। पर सच्चाई उस एक कागज पर लिखी थी, सच्चाई जो अब तक सबसे छुपी थी। सरजू के पापा गांव के बहुत बड़े जमींदार थे और गांव में ही रहने वाली एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया था, जो प्यार केवल जिस्मानी था। उनकी शादी हो चुकी थी, पर पत्नी के होते हुए भी वो यहां वहां अपनी नजरें रखते थे। जिसकी शिकार हुई कमला, उसी गांव में रहने वाली एक लड़की। पर जब कमला गर्भ से हुई और सरजू के पिता ने उसे अपनाने से मना किया, तो वो उसे धमकी देने लगी कि वो ये बात सबको बता देगी। तब उन्हें लगा कि उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। तब उन्होंने रात के समय गांव के बाहर मौका ढूंढकर कमला को चाकू मार दिया। पर दम तोड़ने से पहले वो ये श्राप देकर गई कि तेरे इस पाप की सजा तेरा पूरा परिवार भुगतेगा और तेरे कुल में जन्म लेने वाली लड़की ही तेरे पूरे वंश और परिवार को खत्म करेगी। सरजू के पापा ने उसे वहीं दफनाया, जिसके कुछ वक्त बाद वहां गुड़हल का पेड़ उगाया जो हमेशा सूखा रहता। उन्हें एक बेटी हुई और उनके मन में हमेशा ये डर रहता कि कहीं उसकी ये बेटी उसके परिवार के लिए काल ना बन जाए। पर सब कुछ ठीक चल रहा था कि जैसे ही वो 12 साल की हुई, वो गुड़हल का पेड़ खिल गया, जिससे जमींदार समझ गए और उन्होंने पहले उस पेड़ को काटने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। तो उन्होंने अपने वंश और परिवार की रक्षा के लिए अपनी बेटी को मार दिया। ठीक ऐसे ही सरजू की 3 बहनें मारी गई और जिम्मेदार ने सबको कहा कि किसी श्राप की वजह से उनकी बेटियां मारी जा रही हैं। पर सच कुछ और था। अपने दुष्कर्मों को छुपाने के लिए सरजू के पिता ने अपने हाथों से ही ना जाने कितनी जानें ले ली और उसकी सजा उसके बेटे के परिवार को भुगतनी पड़ी।